हेलो स्टूडेंट्स। कॉस्ट अकाउंटिंग में जैसा कि हम रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट वाला चैप्टर कर रहे थे, तो 1 to 6 क्वेश्चन हमने इसके कवर किए, जिसमें हमने सिंपल रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट को बनाना सीखा। अभी यहाँ पर इन्होंने बताया है कि रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट हमको बनानी है, इसके साथ ही साथ हमको स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बनाना है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट बनाना है, और प्रॉफिट ये जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, ये भी हमें मेंटेन करना है। ठीक है, यानी कि अब यहाँ पर एक जो हमने चैप्टर किया था ना कॉस्ट शीट वाला, जिसमें हमने कॉस्ट शीट बनाई थी, तो वही एक तो प्रोसीजर वही रहेगा, दूसरा हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है, और तीसरा हमें इनको मतलब देखते हुए रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट को मेंटेन करना है। ठीक है, तो देखते हैं हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 7 क्या बोलता है कि फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर, क्या क्या बनाना है। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चर बनाना है फॉर द ईयर 2014-15। इसको आप स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट भी बोल सकते हो, खाली स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। दूसरा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट बनाना है, और तीसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है। फिर उसके बाद हमें देखना है कि क्या जो कॉस्ट अकाउंटिंग मतलब जो हमने कॉस्ट बुक्स मेंटेन करी हैं, और क्या जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, इन दोनों के जो नेट प्रॉफिट है, क्या इनमें डिफरेंस आ रहा है। यदि डिफरेंस आ रहा है तो हमें इसे बैलेंस्ड करने के लिए रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट को बनाना है। ठीक है, तो अभी हमें कुछ डेटा दिया है। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, वेजेस दिए हैं, ओपनिंग स्टॉक दिया है रॉ मटेरियल्स का भी और फिनिश्ड गुड्स का भी, और स्टॉक एट द एंड यानी कि क्लोजिंग स्टॉक दिया है रॉ मटेरियल्स का भी और फिनिश्ड गुड्स का भी। फिर बताया कैलकुलेट फैक्ट्री ओवरहेड एट 20% ऑन प्राइम कॉस्ट एंड ऑफिस ओवरहेड एट 80% ऑन फैक्ट्री ओवरहेड, और एक्चुअल वर्क एक्सपेंसेस हैं 11,350 और एक्चुअल ऑफिस एक्सपेंसेस हैं 9290, और सेलिंग प्राइस है हमारा कॉस्ट प्राइस का 20%, यानी कि कॉस्ट का 20% हमारा क्या रहेगा, सेलिंग प्राइस रहेगा। ठीक है, तो अब हमको इन स्टेटमेंट ए ऑल्सो शोज व्हाट परसेंटेज डज ईच इंडिविजुअल आइटम द कॉस्ट बियर टू द टोटल कॉस्ट। ठीक है, तो हमें यहाँ पर परसेंटेज भी बतानी है कि जो टोटल कॉस्ट है उसमें परसेंटेज कितनी रहती है उस पर्टिकुलर कॉस्ट की। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि कॉस्ट शीट, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, जिसको यहाँ पर हम लिखेंगे। ठीक है, जब हमने कॉस्ट शीट वाला चैप्टर किया था, तो एक हमने कॉस्ट शीट बनाई थी जिसमें हमने सारा ही डेटा एक साथ डाल दिया था, मतलब उसमें हमने टोटल कॉस्ट भी और उसमें हमने प्रॉफिट भी सब कुछ दिखा दिया था। लेकिन अब हमें क्या करना है, यहाँ पर जैसे हमने कॉस्ट शीट में एक और मेथड देखा था जिसमें हम स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट अलग बनाते थे और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट अलग बनाते थे, तो वही चीज़ हमें यहाँ पर भी करनी है। बाकी सब परफॉर्मा वगैरह सब सेम रहेगा जैसा हमने वहाँ पर किया था। ठीक है, तो सबसे पहले हमें इसमें डालना है ओपनिंग स्टॉक, है ना। सबसे मैं आपको रिमाइंड करवा देती हूँ एक बार। पहला होता था हमारा प्राइम कॉस्ट, जिसमें हम सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस को इंक्लूड करते थे। फिर सेकंड आ जाता था हमारा वर्क कॉस्ट, जिसमें हम फैक्ट्री ओवरहेड्स को इंक्लूड करते थे, यानी कि फैक्ट्री के जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं वो हम इसमें इंक्लूड करते थे। फिर ठीक है, फिर नेक्स्ट आता था हमारा ऑफिस ओवरहेड, जिसमें हम ऑफिस के इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को इंक्लूड करते थे। एंड लास्ट में हमारा सेलिंग ओवरहेड आता था, जिसमें हम सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को इंक्लूड करते थे। इन सबको ऐड कर देते थे, टोटल कॉस्ट आ जाता था। इसमें हम अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड कर देते थे तो हमारी सेल आ जाती थी। ठीक है, तो इस तरह से हम कुछ किया करते थे, है ना। तो अभी यहाँ पर हम सेम प्रोसीजर करने वाले हैं। प्राइम कॉस्ट में हम क्या लेकर चलते थे, सबसे पहला तो मटेरियल कंज्यूम लेते थे। ठीक है, और डायरेक्ट वेजेस होता था हमारा, मतलब डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर, है ना, ये चीज़ें होती थी जिनको वेजेस भी बोल देते थे। तो अब यहाँ पर जो डायरेक्ट मटेरियल है या मटेरियल कंज्यूम्ड है वो डायरेक्टली हमें नहीं दिया है, इसके लिए हमें कुछ कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, और ये कैलकुलेशन भी आपको सिखाई जा चुकी है। इसमें हम क्या करेंगे, रॉ मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक लेना है, फिनिश्ड गुड्स का ओपनिंग स्टॉक अभी नहीं लेना है, अभी यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग का काम ही चल रहा है। तो हमें रॉ मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक लेना है, इसमें से हमें क्या करना है, क्लोजिंग स्टॉक है जो रॉ मटेरियल का वो लेस कर देना है और परचेज़ को ऐड कर देना है। ठीक है, परचेज़ और ओपनिंग स्टॉक को ऐड करेंगे और उसमें से जो रॉ मटेरियल का क्लोजिंग स्टॉक है उसको माइनस कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स कंज्यूम्ड आ जाएगा। ठीक है, तो डायरेक्ट मटेरियल आ गया हमारे पास। फिर हमें निकालना है डायरेक्ट वेजेस, वो हमें सीधे दिया हुआ है तो हम यहाँ पर उसे रिकॉर्ड कर देंगे। तो हमें दिया है डायरेक्ट जो हमारे वेजेस दिए हैं वो हैं
18,000। डायरेक्ट वेजेस हमें कितने दिए हुए हैं? 18,000 दिए हुए हैं, ठीक है। परचेज़ के बिल्कुल बाद हमें डायरेक्ट वेजेस जो हैं वो दे रखे हैं, तो हमने वेजेस भी रिकॉर्ड कर दिए। अब इसके बाद हमारा क्या आ जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो प्राइम कॉस्ट आ जाएगा, ठीक है। इन दोनों को ऐड करेंगे तो प्राइम कॉस्ट आ जाएगा। अब इसके बाद हम फैक्ट्री ओवरहेड लिखते थे। फैक्ट्री ओवरहेड कैसे, अब इन्होंने बताया है कि फैक्ट्री ओवरहेड जो है वो प्राइम कॉस्ट का 20% है। तो देखो प्राइम कॉस्ट हमारा कितना आया, प्राइम कॉस्ट आया 57,600, यानी कि 57,600। इसका 20% निकालना आपने कैलकुलेटर में, तो आपका फैक्ट्री ओवरहेड आ जाएगा। अब इन दोनों को जोड़ दिया, 57,600 और 11,520 को जोड़ दिया तो 69,120 आ गया हमारा वर्क कॉस्ट। अब इसमें आगे हमें बताया कि ऑफिस ओवरहेड है 80% ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड कितने आए हमारे पास, 11,520, यही आया ना। अब इसका 80% कैलकुलेट करेंगे तो वो हमारा ऑफिस ओवरहेड आ जाएगा, जो कि आएगा 9,216। अब इनको भी ऐड कर देंगे तो हमारा टोटल कॉस्ट आ जाएगा, जो कि होगा 78,336, ठीक है। अब इसके बाद जो इन्होंने परसेंटेज निकाला है वो इनका टोटल कॉस्ट पर परसेंटेज निकाला है, ठीक है। टोटल कॉस्ट हमारी कितनी आ रही है, 78,336, तो इसका परसेंटेज इन्होंने निकाला है। कैसे निकाला एक बार मैं बता देती हूँ, जैसे कि मैं इसका बता देती हूँ। प्राइम कॉस्ट हमने निकाला तो प्राइम कॉस्ट कितना है 39,600, डिवाइड में रखेंगे 78,336 और इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा ये परसेंटेज आ जाएगा, दैट इज़ 50.55, ठीक है। इसी तरह से इन्होंने मतलब कॉस्ट और टोटल कॉस्ट का भी जो परसेंटेज है वो निकाला है। तो देखो टोटल कॉस्ट का 100% आया। नॉर्मली जब ऊपर भी सेम अमाउंट और नीचे भी सेम अमाउंट और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 100 ही आएगा, ठीक है। इस तरह से आपको कैलकुलेट करना है। तो ये बन गया हमारा स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, जहाँ पर हमने टोटल कॉस्ट निकाल ली है। अब आप बोलोगे कि मैम यहाँ पर सेलिंग ओवरहेड कहाँ है। सेलिंग ओवरहेड के लिए इन्होंने कुछ बोला ही नहीं है हमें, तो हम यहाँ पर उसे स्किप कर दे रहे हैं ना। अगर कुछ बोलते तो उसे भी रिकॉर्ड करके हम ऐड कर देते, ठीक है। तो हमने टोटल कॉस्ट निकाल लिया। अब इसके बाद इस टोटल कॉस्ट से हम प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। प्रॉफिट कैलकुलेट करना बिल्कुल सिंपल हो जाता है। टोटल कॉस्ट में हम अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड कर देते हैं और वो हमारा सेल्स आ जाती है ना। तो हमें प्रॉफिट भी मिल गया और सेल्स भी मिल गई। लेकिन यहाँ पर हमें फिनिश्ड गुड्स का ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक दिया है। कितना फिनिश्ड गुड्स का ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक दिया है, तो उसे हमें यहाँ पर एडजस्ट करना ज़रूरी है। तो हम एक्चुअली करते क्या होते हैं कि ये जो हमारी टोटल कॉस्ट आई है ना, इसमें हम ओपनिंग स्टॉक को ऐड कर देते हैं और लेस कर देते हैं अपने क्लोजिंग स्टॉक को, तो हमारे पास हमारी एक्चुअल कॉस्ट आ जाती है। मतलब इतने यूनिट्स को बनाने की हमारी टोटल कॉस्ट आ जाती है, ठीक है। तो यही टोटल कॉस्ट को हमने उठाया, जो कि कितनी है 78,336, ठीक है। अब इसमें हमने ओपनिंग स्टॉक को ऐड कर दिया है और क्लोजिंग स्टॉक को माइनस कर दिया है, तो हमारी कॉस्ट ऑफ फिनिश्ड गुड्स आ गई है 89,136। अब इसमें हम अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड कर देते हैं, कितना 20%। कॉस्ट का 20% निकालो, कॉस्ट कितनी आई है 89,136। इसका 20% हम कैलकुलेटर में कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा हमारा 17,827। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारी क्या आ जाएगी, सेल आ जाएगी 1,06,963। हो गया। यहाँ पर कॉस्ट बुक्स हमारी मेंटेन हो गई। अब हम चलते हैं अपने फाइनेंशियल अकाउंट्स की तरफ, जहाँ पर हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मेंटेन करना है, ठीक है। अब ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम बना रहे हैं, ये दोनों का मिक्सचर है। कौन से दो अकाउंट्स हम बनाया करते थे ना, ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे। तो यहाँ पर हमने इन दोनों का मिक्सचर ही लिया है। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हम एक ही परफॉर्मा में मेंटेन कर रहे हैं, बिकॉज बहुत ज़्यादा डेटा हमारे पास नहीं है। तो सबसे पहले हम इसमें लिखते होते थे ओपनिंग स्टॉक। अब जब हम फाइनेंशियल अकाउंट्स को मेंटेन करते हैं तो रॉ मटेरियल और फिनिश्ड गुड्स दोनों का जो ओपनिंग स्टॉक है वो एक साथ दिखा देते हैं। फिर हम लिखेंगे परचेजेस, और ओपनिंग स्टॉक और परचेज को लिखने के बाद
जी, वैसे तो हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस दिखाते हैं और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस दिखाते हैं। उस टाइम पर अगर तुम्हें याद हो जब करते थे तो हमें देखना पड़ता था कौन सा खर्चा ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा, फिर कौन सा खर्चा P&L में आएगा। अब यहाँ पर वो झंझट ही हम ख़त्म करते हैं। क्यों? क्योंकि हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो एक ही अकाउंट में बना रहे हैं। तो जितने भी खर्चे हैं ओपनिंग स्टॉक और परचेज दिखाने के बाद जितने भी खर्चे आपको दिखाई दे रहे हैं, वेदर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, चाहे वो डायरेक्ट हैं चाहे वो इनडायरेक्ट हैं, सारे खर्चे आप इसके बाद यहाँ पर लिख दें। वेजेस दिए हैं, वर्क एक्सपेंसेस दिए हैं, ऑफिस एक्सपेंसेस दिए हैं। अब यहाँ पर सबसे बड़ी गलती जो आपकी रहेगी, ये कॉस्ट शीट जो होगी ना आपकी कॉस्ट शीट, यहाँ इसमें से देखोगे और वेजेस उठा करके लिख दोगे, फिर वर्क कॉस्ट भी यहाँ से उठा करके लिख दोगे, और जो हमारा टोटल कॉस्ट है मतलब जो वो ऑफिस एक्सपेंसेस है वो भी यहीं से उठा करके लिख दोगे, है ना? ऐसा ही करोगे, लेकिन नहीं करना है ऐसा, क्योंकि हमारे स्टेटमेंट ने साफ साफ बताया है कि जो एक्चुअल हमारे वर्क एक्सपेंसेस हैं वो इतने हैं। ठीक है, अभी जो परसेंटेज हम लेते हैं ओवरहेड वाला, ये तो कॉस्ट में लेते हैं। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के लिए उन्होंने बताया कि एक्चुअल खर्चा हमारा इतना और ऑफिस एक्सपेंसेस जो हमारे एक्चुअल हैं वो इतने। तो यही अमाउंट आपको अपने फाइनेंशियल अकाउंट्स में लिखनी है जब आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मेंटेन करें। मैं दिखा देती हूँ आपको, 11350 और 9290 यही लिखा है। देखो इन्होंने वर्क एक्सपेंसेस जो इन्होंने वर्क एक्सपेंसेस लिखे हैं वो हैं 11350 और जो इन्होंने ऑफिस एक्सपेंसेस लिखे हैं वो हैं 9290। ठीक है, यही लिखा है ना, तो आपको कॉस्ट शीट से नहीं उठाना है इसको। बाकी चीज़ें तो हमें जो स्टेटमेंट में दे रखी है, मतलब हर चीज़ आपको स्टेटमेंट से ही लेनी है, कॉस्ट शीट से यहाँ पर कुछ नहीं लेना है। ठीक है, कॉस्ट शीट से एक चीज़ जो हम लेंगे वो होगी हमारी सेल। ठीक है, सेल हम कॉस्ट शीट से सीधे सीधे ले लेंगे 1,06,963 और बाकी क्लोजिंग स्टॉक इन्होंने दिया ही है। अब इन दोनों को हम बैलेंस करेंगे, यानी कि अभी हमारे पास नेट प्रॉफिट नहीं आया है। ठीक है, अभी हमारे पास नेट प्रॉफिट नहीं आया है और ना ही ये नेट प्रॉफिट आपने कॉस्ट शीट से उठाना है। कॉस्ट शीट से सिर्फ आपको सेल देखनी है। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, इन सब को ऐड कर देंगे और इन दोनों को ऐड कर देंगे। ठीक है, यहाँ का जो अमाउंट आएगा उसमें से इसको माइनस कर देंगे तो हमारा प्रॉफिट आ जाएगा, मतलब उसमें से इसके टोटल को माइनस कर देंगे तो हमारा प्रॉफिट आ जाएगा। अब देखो प्रॉफिट कितना आया, 17,923। एक बार कॉस्ट शीट को देखना, इनका प्रॉफिट कितना आया था, 17,827 और फाइनेंशियल अकाउंटिंग वालों का प्रॉफिट आया 17,923। अब यही तो यहाँ पर हमें प्रॉब्लम सोल्व करनी है कि ये जो दो अकाउंट्स के बीच के प्रॉफिट में जो डिफरेंस है उसको हमने मतलब दूर करना है, इस डिफरेंस को कवर करना है। अब इस डिफरेंस को कवर करने के लिए हम क्या बनाते हैं, रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं। अब यहाँ पर देखना दिक्कत क्या है इस क्वेश्चन की, कि इतना डेटा मतलब यहाँ तक का जो डेटा है वो हमें पहले क्वेश्चन में ही दिया होता था। अब हमें इस क्वेश्चन को भी खुद डेवलप करना है, फिर उसके बाद अपने आंसर को भी खुद ही बनाना है। ठीक है, सबसे पहले तो हमने ये दो अकाउंट्स बना लिए। अब देखो कि क्यों डिफरेंस आया है। पहले तो अब पिछले जो हमने क्वेश्चन किए बड़ा ही आसान सा तरीका था ना, हमें बता करके दिया था कि इस वजह से डिफरेंस आया, अलग अलग आपको पर्टिकुलर्स दिए थे ना। अब यहाँ पर खुद देखो कि क्या डिफरेंस है, तो देखते हैं। तो ओपनिंग स्टॉक हमने सेम लिया, क्लोजिंग स्टॉक भी हमारा सेम गया, चाहे रॉ मटेरियल हुआ या फिनिश्ड गुड्स हुआ, तो इस स्टॉक में कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद वेजेस भी इधर भी 18,000 लिखे हैं, इधर भी 18,000 लिखे हैं। वर्क एक्सपेंसेस देखो, यानी कि ये फैक्ट्री वाले खर्चे, ये यहाँ पर हमने लिए 11,520, लेकिन यहाँ पर तो हमारे हैं कितने, 11,350। अब हमें पता है कॉस्ट अकाउंट कौन है, झूठा इंसान है जो गलत चीज़ दिखाता है हमेशा, और फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या है, एक सच्चा इंसान है जो हर चीज़ हमें सही बताता है ना। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो कहेगा वो सही बात कहेगा। फाइनेंशियल अकाउंटिंग तो कहता है कि 11,350 हैं खर्चे, लेकिन जो हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग है वो क्या कहता है, 11,520 हैं खर्चे। वो क्या कहता है, खर्चे कितने हैं, 11,520 हैं। अब कॉस्ट अकाउंटिंग तो क्या है, झूठा है, गलत है। सही कौन है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग है। अब देखो, अब यहाँ पर खुद ही दिमाग लगाना है, कोई बताएगा नहीं कि एक्सपेंसेस कम है या ज़्यादा है या क्या है। तो एक्सपेंसेस हमने ज़्यादा दिखा दिए, गलत है ना, ये गलत वाले में देखो एक्सपेंसेस हमने ज़्यादा दिखा दिए। अब कितने ज़्यादा दिखा दिए, जितने से ज़्यादा दिखाए हैं
उसको क्या कर दो, उस अमाउंट को लेस कर दो। तो देखो एक्सपेंसेस जितने हमने ज़्यादा दिखाए हैं उस अमाउंट को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, सॉरी उस अमाउंट को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। मतलब ज़्यादा दिखा रखे हैं ना, एक्सेस हो रहा है तो हमें उसे नॉर्मल अपनी सिचुएशन पर लाना है, तो इसे हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा अमाउंट 170। अब इसके बाद फिर और डिफरेंस देखो, यहाँ पर मतलब फैक्ट्री ओवरहेड तो हो गया था ना, उसके बाद ऑफिस के खर्चे देखो, यहाँ पर दिखाए हैं 9216 और यहाँ पर दिखाया है 9290। मतलब फाइनेंशियल अकाउंटिंग कहता है 9290, कॉस्ट अकाउंटिंग कहता है 9216। मतलब ये तो जो है सही है और ये गलत है। तो खर्चा हमने कम दिखा दिया, खर्चा हमने कम दिखा दिया, जबकि खर्चा था वो ज़्यादा। तो जितने से कम दिखाया है उसको क्या कर दो, लेस कर दो। ठीक है, तो जितने से कम दिखाया है यानी कि 74 रुपीज़ से उसको लेस कर दो। तो ये ऐड और लेस वाली एडजस्टमेंट करने के बाद हमारा जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का प्रॉफिट है वो हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, बाकी तो रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट का आपको पता ही है कि सबसे पहले हमें कॉस्ट अकाउंटिंग का प्रॉफिट दिखाना है, फिर ऐड लेस वाली एडजस्टमेंट्स करनी है और आंसर में हमारे पास फाइनेंशियल अकाउंटिंग का प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपको करना है। अब नेक्स्ट है इलिस्ट्रेशन नंबर 8, जहाँ पर हमें एक डिपार्टमेंट है GRS लिमिटेड, तो उसने बताया कि कोस्टिंग डिपार्टमेंट जो है वो फैक्ट्री ओवरहेड को एब्जॉर्ब करता है 60% ऑफ लेबर एंड ऑफिस ओवरहेड्स और 20% ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स। ठीक है, फिर टोटल एक्सपेंडिचर बताया है, मटेरियल, लेबर, फैक्ट्री ओवरहेड बताए, ऑफिस ओवरहेड बताए हैं। 10% ऑफ आउटपुट इज़ इन स्टॉक। देखो कितने ट्रिकी लाइन बोलते हैं ये, 10% ऑफ आउटपुट इज़ इन स्टॉक, यानी कि अभी तक हमारे पास आउटपुट मतलब जितना हमने प्रोड्यूस किया था ना उसका 10% अभी तक भी हमारे पास स्टॉक में रखा ही है, यानी कि ये हमारा क्लोजिंग स्टॉक के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं हमको। अब फिर उसके बाद बताया कि सेल है हमारी 10,20,000। अब स्टॉक हैज़ बीन वैल्यूड एट वर्क्स कॉस्ट इन फाइनेंशियल बुक्स, कि जो स्टॉक हमें कैलकुलेट करना है, यहाँ पर एक और ट्रिकी लाइन बताई है कि फाइनेंशियल अकाउंट में जो हमें स्टॉक कैलकुलेट करना है वो वर्क कॉस्ट पर कैलकुलेट करना है। ठीक है, फिर बताया कि स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट और रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट को हम क्या करते हैं, हमें क्या करना है, मेंटेन करना है। तो स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट मेंटेन करते हैं जिसमें सबसे पहले हम दिखाएंगे मटेरियल। अब मटेरियल यहाँ पर दिया हुआ है, हमें कोई ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पर रॉ मटेरियल के ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक को एडलेस करने की ज़रूरत नहीं है। तो मटेरियल दे दिया 4 लाख, हमने मटेरियल रिकॉर्ड कर दिया। फिर लेबर दे दिए 3 लाख। ठीक है, तो इन दोनों को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, वो आ गया हमारा प्राइम कॉस्ट। अब प्राइम कॉस्ट में हम फैक्ट्री ओवरहेड्स लेंगे। ठीक है, क्या लेंगे, फैक्ट्री ओवरहेड्स। अब चुपचाप आप क्या करोगे, फैक्ट्री ओवरहेड 1,96,000 यहाँ से उठा करके लिख दोगे ना। इससे क्या हो जाएगा, आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इन्होंने बोला है इन कोस्टिंग डिपार्टमेंट। कोस्टिंग डिपार्टमेंट में क्या होता है कि जो हमारा फैक्ट्री ओवरहेड बताए हैं इन्होंने, वो कितना बताए हैं, 60% ऑफ लेबर जो हमारा है ना डायरेक्ट लेबर, उसका 60% है। कोस्टिंग डिपार्टमेंट में जो हमारे फैक्ट्री के खर्चे हैं इनडायरेक्ट, वो हम कैसे लेंगे, लेबर एक्सपेंसेस का 60% निकाल करके लेंगे। तो लेबर कितना है हमारे यहाँ पर, 3 लाख, 3 लाख का 60% निकालो, 1,80,000 हमने यहाँ पर लिख दिया। अब सही रहेगा आपका क्वेश्चन। फिर आ गया ऑफिस ओवरहेड। ऑफिस ओवरहेड भी इन्होंने बताया है, ऑफिस ओवरहेड है फैक्ट्री कोस्ट का 20%। तो फैक्ट्री कोस्ट आई है हमारी यहाँ पर 1,80,000, 1,80,000 का 20% लेंगे, सॉरी फैक्ट्री ओवरहेड नहीं, फैक्ट्री कोस्ट कितनी है, 8,80,000। तो 8,80,000 का हम 20% लेंगे, आ जाएगा 1,76,000। ठीक है जी, आ गया। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यानी कि टोटल कॉस्ट आ गई हमारी 10,56,000। ठीक है, अब इसमें फिर इन्होंने बताया था कि 10% हमारा स्टॉक में ही रह गया। जो हमारा 10% है अभी तक वो क्लोजिंग स्टॉक में ही रह गया है। तो ये जो हमारा टोटल आया है ना 10,56,000, इसका 10% निकालो, 1,05,600। तो ये हमारा क्लोजिंग स्टॉक है, इसको माइनस कर देंगे, फिर आ जाएगा हमारा टोटल कॉस्ट जो कि आ जाएगा 9,50,400। फिर अब देखो प्रॉफिट कैसे निकालें, कॉस्ट है हमारी 9,50,400,
सेल इन्होंने ऑलरेडी हमें बता रखी है स्टेटमेंट में, हमारे क्वेश्चन में, कि 10,20,000 है। इन दोनों को माइनस कर दोगे तो हमारा क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा। अल्टीमेटली सेल में से जब हम कॉस्ट को माइनस कर देते हैं तो हमारा क्या आ जाता है, प्रॉफिट आ जाता है। तो कॉस्ट हमने कैलकुलेट कर ली है, सेल हमें दे रखी है, इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा 69,600। तो हमारा क्या आ गया, यहाँ पर कोस्ट शीट तो हमारी बन गई है। अब हमें क्या बनाना है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है। ठीक है, तो ये इन्होंने इस तरीके से बनाया है कि इन्होंने इस तरीके से बनाया है। अब आपकी मर्जी है, आप इस तरीके से बनाओ या फिर आप जो अभी अभी हमने पहले बनाया ना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ऐसे टी फॉर्म में ऐसे वाले से बनाओ, आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, कुछ भी आप मेंटेन कर सकते हो, लेकिन आपको दोनों ही आने चाहिए। ये जो हमारा परफॉर्मा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, ये हमारा वर्टिकल परफॉर्मा है। ठीक है, वर्टिकल परफॉर्मा है एक्चुअली। अब जो हमारी कंपनीज होती हैं उनमें इन्हीं परफॉर्मा के साथ प्रॉफिट या लॉस को कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, तो इसे भी बनाना सीख लोगे तो ये बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं है। सबसे पहले तो हमें अपनी क्या लिखनी है, सेल लिखनी है। किस नाम से, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस के नाम से। अब एक बात ध्यान रखना, यहाँ पर इनके नाम मत बदल देना, क्योंकि इनके जो नाम है वो हमें परफॉर्मा के हिसाब से ही करने होते हैं। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में ये परफॉर्मा आपने किया था, अगर आपको ध्यान आता है तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस यानी कि हमने सेल लिख दी है 10,20,000, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, अदर इनकम, सेल के अलावा कोई और इनकम हमें दी है क्या, नहीं दी है। तो टोटल रेवेन्यू हमारी 10,20,000 ही होगी, यानी कि टोटल सेल हो गई हमारी 10,20,000। अब इसके बाद जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो हम सारे लिख देते हैं। ठीक है, जितने भी एक्सपेंसेस में यानी कि मटेरियल का खर्चा, वेजेस का खर्चा और जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है वो सारे हम उठा करके लिख देंगे। ठीक है, और वो सारे जो कौन से, ये वाले सारे, ये वाले जितने भी दिए हैं ना, चारों के चारों उठा करके एज इट इज़ लिख देंगे। कुछ भी नहीं करना है, इनमें कुछ भी चेंजेस नहीं करने। देखो 4,00,000, 3,00,000, 196, 170 एज इट इज़ यहाँ पर लिख दिया। 4,00,000, 3,00,000 और 196 और 170 को एक इन्होंने ऐड करके लिखा है, जो कि कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा, इन दोनों को ऐड करो 196 और 170 को, 6, 9, 7, 16 और 3, 66 आ जाएगा। और देखो इन्होंने 3, 66 ही लिखा है। ठीक है ना, 3, 66 ही इन्होंने अदर एक्सपेंसेस में डाल दिया। अब यहाँ पर क्या है दिक्कत कि इन्होंने चेंज इन इन्वेंट्री यानी कि क्लोजिंग स्टॉक को माइनस किया है। अब ये क्लोजिंग स्टॉक कैसे आएगा वो हमें निकालना पड़ेगा। और इन्होंने यहाँ पर साफ साफ बोला था कि जो हमारा फाइनेंशियल अकाउंट्स है ना, उसमें हम क्लोजिंग स्टॉक को कैसे निकालेंगे, वर्क कॉस्ट पर निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, वर्क कॉस्ट पर निकालेंगे। तो देखो जी, इसकी कैलकुलेशन है कि क्लोजिंग स्टॉक हमने निकालना है 10% किसका, वर्क कॉस्ट का। वर्क कॉस्ट में हम क्या करते हैं, जितने भी खर्चे हैं हमारे वर्क से रिलेटेड, कौन कौन से खर्चे हैं, सबसे पहले तो मटेरियल का खर्चा है। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा वेजेस का खर्चा है, फिर उसके बाद जो हमारा खर्चा है यहाँ पर वर्क कॉस्ट से रिलेटेड वो है फैक्ट्री ओवरहेड का। ठीक है, बाकी तो ऑफिस का हो जाता है ना, वो तो हमारा एम्प्लॉय से रिलेटेड हो जाएगा। ठीक है, ऑफिस से रिलेटेड हो जाएगा। मतलब वर्क का मतलब यहाँ पर क्या है, मैन्युफैक्चरिंग का जितना भी खर्चा है। तो मैन्युफैक्चरिंग में तो यही 3 चीज़ें आएंगी, मटेरियल आएगा, लेबर आएगा और फैक्ट्री के जितने भी खर्चे हैं, इन तीनों को ऐड करो और जो भी आएगा इसका 10% निकालो, वो हमारा आ जाएगा क्लोजिंग स्टॉक। देखो इन तीनों को इन्होंने ऐड किया, वो आ गया 8,96,000 और इसका 10% निकालो तो हमारे पास क्या आ गया है, क्लोजिंग स्टॉक आ गया है। तो क्लोजिंग स्टॉक को हमने यहाँ पर चेंज इन इन्वेंट्री के नाम से लिख करके क्या कर दिया है, माइनस कर दिया है। ठीक है, बाकी सबको ऐड करना, 4,00,000, 3,00,000 और 366 को ऐड करना और इसके बाद उसमें 89,600 को माइनस करना, फिर आएगा हमारा 9,76,400। अब क्या करना है हमको, इस 10,20,000 में से ये 9,76,400 को माइनस करना है, तो हमारा प्रॉफिट आ जाएगा जो कि कितना है, 43,600। अब देखो कॉस्ट अकाउंटिंग तो बताता है कि प्रॉफिट कितना है, कॉस्ट अकाउंटिंग हमें बताता है कि ये जो हमारा प्रॉफिट है ये कितना है, प्रॉफिट आया है हमारा 69,600। ठीक है, जबकि
ये बताता है 43,600। अब कॉस्ट अकाउंटिंग तो गलत है लेकिन फाइनेंशियल अकाउंटिंग सही है, तो हमें क्या करना है, इनको एडजस्ट करना है। और इनको एडजस्ट करने के लिए हम रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट को मेंटेन करेंगे। रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाने के लिए सबसे पहले तो हमने कॉस्ट अकाउंटिंग वाला प्रॉफिट लिख दिया 69,600। अब हमें खुद ही देखना है कि ये डिफरेंस क्यों आए हैं, कहाँ गड़बड़ हो रही है। तो सभी एक्सपेंसेस को एक बार आप मैच करो। तो आप क्या देखेंगे, अब यहाँ पर ना इसकी एक ट्रिक होती है। क्या ट्रिक होती है कि जो यहाँ पर हमें परसेंटेज की फॉर्म में दिया है ना, जो भी खर्चे यहाँ पर हमें परसेंटेज की फॉर्म में देते हैं ना, उन्हीं में ही गड़बड़ आती है हमेशा। तो आप सीधे उन्हीं को ही देख लिया करो। एक तो अपना क्या देखना, आप फैक्ट्री ओवरहेड को देखना, और दूसरा हमारा ऑफिस ओवरहेड को देखना। यहीं पर आपको डिफरेंस मिलेगा। फैक्ट्री ओवरहेड यहाँ पर है 180, और यहाँ पर है हमारा फैक्ट्री का खर्चा। जो हमारा फैक्ट्री का खर्चा है यहाँ पर हमारा ये है, एक मिनट, ये देखिए, ये है फैक्ट्री का हमारा खर्चा 1,96,000। आप अपनी स्टेटमेंट से ही देख सकते हैं। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग वाले कहते हैं कि खर्चा है 196, कॉस्ट अकाउंटिंग वाले कहते हैं खर्चा है 180। तो कॉस्ट अकाउंटिंग तो गलत है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग सही है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग जो खर्चा दिखा रहा है वो कम दिखा रहा है, मतलब हमें ज़्यादा खर्चा, तो हमारा एक्चुअली ज़्यादा है, वो कम दिखा रहा है। तो जितने से खर्चा कम दिखा रहा है उतने अमाउंट को हम क्या कर देंगे, अपनी रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट में लेस कर देंगे। फिर आ जाते हैं हमारे ऑफिस ओवरहेड पर। ऑफिस ओवरहेड फाइनेंशियल अकाउंटिंग तो कहता है 170 है, लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग कहता है ऑफिस ओवरहेड 176 है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग कितना कह रहा है, 176, और फाइनेंशियल अकाउंटिंग कितना कह रहा है, 170। तो कॉस्ट अकाउंटिंग गलत है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग सही है। कॉस्ट जो है वो खर्चा ज़्यादा दिखा रहा है, तो जितने से ज़्यादा दिखा रहा है 6,000 से, उतने अमाउंट को हम क्या कर देंगे, अपनी रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट में ऐड कर देंगे। तीसरा डिफरेंस यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक का मिलेगा आपको। इनका क्लोजिंग स्टॉक है 1,05,600, और इनका क्लोजिंग स्टॉक है फाइनेंशियल अकाउंटिंग वाले का 89,600। तो कॉस्ट अकाउंटिंग वालों ने क्लोजिंग स्टॉक को ज़्यादा दिखा रखा है, क्लोजिंग स्टॉक को ज़्यादा दिखा रखा है। तो जब क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड होता है तो हमें लेस कर देना होता है, तो इसको हम लेस कर देंगे। ये सारी एडजस्टमेंट करने के बाद हमारे पास हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि कितना होगा, 43,600 फाइनेंशियल अकाउंटिंग का प्रॉफिट आ जाएगा। इस तरह से आपको इन क्वेश्चन को मेंटेन करना है, ठीक है। अब इसके बाद 9th इलस्ट्रेशन, ये आपको खुद करके देखना है। नहीं अगर समझ में आए, नहीं हो तो आप मुझसे समझ सकते हो, मैसेज कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, ठीक है। तो इस टॉपिक को आज के लिए कवर करना, और फिर कल हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि है रिकन्सिलिएशन ऑफ स्टेटमेंट व्हेन टोटल कॉस्ट एंड कॉस्ट पर यूनिट, मतलब जहाँ पर हमें 2 प्रोडक्ट्स का डाटा गिवन होगा, ठीक है, सीधे सीधी बात। तो इसे कंप्लीट करना। थैंक यू।